झोपड़ी धारक है वो सोसाइटी के साथ जुड़े, सोसाइटी के कार्यों में साथ दे, सोसाइटी के लिए एक अच्छा जो आपकी सोच है। और आपका इलाका तो हाई प्रोफाइल एरिया है। कल अगर आपने यहाँ पे अपने मन मुताबिक अगर बिल्डिंग बनवा ली ना सर, आप लोग तो वैसे बैठे करोड़पति हो जाएंगे। हाईवे टच है, समझिए कि नहीं? साथ साथ मेंटेन अभी 300 का एरिया है, 300 का एरिया वहां अगर बनता है हाईवे टच में, तो सोचिए उसके भाव क्या होंगे। कौन सा? देखिए फ्लावर बेड वगैरह जो होता है ना, वो अगर वहां पे बगल में डेवलपमेंट किया आपने बताया, तो आप डिमांड कर सकते हो, उनको दिया तो हमको भी दो। सोसाइटी की सोसाइटी मांग सकती है हर चीज। जैसे मैंने बोला सोलर पैनल मांगिए, सोसाइटी बोलेगी नहीं हमारे लोगों को घर में हीटर लगा के, गीजर लगा के दो, गीजर लगा के दो, तो गीजर भी लगा के देगा, क्योंकि उसकी मजबूरी नहीं है, उसका बेनिफिट है। आज कितने डेवलपर्स हैं जो क्या करते, ढांचा बना के चले जाते, किचन में कुछ नहीं है, सेट तक नहीं डाल लगाते, खाली घर दे तो हो गया। कारण क्या है ना, लोग एकत्रित नहीं है। आप एकत्रित नहीं है, हमको स्विच चाहिए, वो भी अच्छी कंपनी का, बाथरूम में गीजर लगा के चाहिए। अब कर सकते हो, क्योंकि फैसिलिटी देने के लिए सरकार ने बोला है सोसाइटी जो फैसिलिटी मांगेगी अब तो देना है। भाई आप 15 फैसिलिटी मांगिए ना, 10 तो आपके पास होगी कि नहीं होगी। अभी आपके जो ग्रिल्स वगैरह है तो कॉमन है, ये तो देना ही देना, मैंडेटरी हो, तो बिना ग्रिल के तो उसको उसी नहीं मिलेगी, तो रूल चूक बन चुका है। यही डेवलपर ने अभी 2 साल 3 साल पहले प्रोजेक्ट किया है नागरदास रोड पे, तो 69 उस समय एसआरए में था। उस समय उनको 58 एरिया निकाल के दिया, और वो पहले अपलोड करता है वीडियो, उसके पहले उसको बना के बीएमसी ग्रुप अपने एसर से उनको एरिया निकाल के दिया, तो वो हो गया 324। अभी 305 होता है, 58 देता है, तो 365 तो ऐसा ही होता है। अभी बाकी में हमको दिया है उन्होंने, हमारे यहाँ क्या इतना अभी देखिए आप डिमांड करिए, लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि सरकार कभी कभी उस चीज को खत्म कर देती है। मैं अभी समझा रहा हूँ, कुछ चीजें सरकार खत्म कर देती है। अभी आपने प्राइवेट बिल्डिंगें देखी होगी जो नई बन रही है, आपको पता है खाली बॉक्स बनता है, बालकनी फ्लावर बेड सब खत्म कर दिया गया। कारण क्या है, उसका मिसयूज होता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने चालू किए थे फंजेबल, फंजेबल बेड को प्रीमियम भरना पड़ता था। अब बिल्डर क्या करते थे कि भाई अप्रूवल तो करा लेते थे, अब प्रीमियम नहीं भर रहे, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए प्रीमियम बाकी भरते नहीं थे, तो सरकार ने बोला भाई बंद कर दो इसको, देने का ही सीधा बिल्डिंग बनाओ। अभी छज्जा होता था, छज्जा तक बंद कर दिया है। अब खिड़की के बाहर खाली आप छोटा सा इतना सा, इतने ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। तो हर चीज, क्योंकि ये इसका मिसयूज करते तो सरकार बंद कर देती है। अब ऐसा में अगर आपका अप्रोल वहां फंजेबल का है, तो आप सोसाइटी में ऑफिसर से बात कर सकते हैं, भाई फंजेबल दे सकते या नहीं दे सकते। अगर दे सकते तो बिल्डर को बना दो, बराबर। अब रूल नहीं फंजेबल था सर, अभी बंद किया है, मेरे बीच में बंद किया, मैं बता रहा हूं बीच में बंद किया है। अगर आप फिर भी देखिए आप सोसाइटी में, तो आप जाके पता लगा के ऑफिसर से बात कीजिए कि वे फंजेबल दे सकते हैं या नहीं। फंजेबल का मेरे को जहां तक लगता है फंजेबल कैंसिल कर दिया गया है। इसमें फ्लावर बेड है, मैं उसको नीच बोलते हैं, तो मराठी में उसको नीच बोलते हैं, तो थोड़ा नीचे रहता है, बालकनी से थोड़ा नीचे रहता है, वो दे सकता है। मतलब वो अपने एरिया में कितनी जगह है उसके साथ डिपेंड रहता है, और आपको कैसे बिल्डर से बार्गेनिंग करते हैं उसके हिसाब से होगा। 2018 में वापस अभी बिल्डर आएगा तो वापस आने से करेगा। देखिए सोसाइटी के ऊपर है,
सोसाइटी बोलेगी नहीं नहीं नहीं, मुझे वापस सर्वे करवाना पड़ेगा। हाँ, सोसाइटी ना बोलेगी तो भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी ना बोले तो मतलब आपने यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, आपकी सोसाइटी मजबूत बनाइए, आपके लोग मजबूत रहेंगे ना तो आपसे कोई भी चीज छीन नहीं सकता है, आपको देना पड़ेगा। लोगों ने साथ देना चाहिए सोसाइटी को, तो बढ़िया हो जाएगा प्रोजेक्ट। सर पहली बात तो मैं की बोलो, टेलेंट मत बोलिए, टेलेंट मालिक रहेगा तो बोलेगा ठीक है, हम झोपड़ीदार है सर, गाली मत दीजिए, हम झोपड़ीदार है, टेलेंट मत बोले, वो मालिक बोलेगा ठीक है सुनेगी क्योंकि जब एसआरए में जा रहे हैं तो सब वहां पे ऑनरशिप पे आने वाले हैं, समझ रहे? क्योंकि वहां पे देखिए ऑनरशिप तो खाली मूर्ख बनाया गया सरकार ने, खाली मूर्ख बनाया कि भाई आपको आपके ऑनरशिप का मकान मिलेगा। अभी बताइए, पहले 10 साल का क्राइटेरिया था, 10 साल में क्या बोला गया कि आप भाड़े पे नहीं दे सकते हो, बेच नहीं सकते हो, थर्ड पार्टी किसी को रख नहीं सकते हो, तो आप ऑनरशिप पे कैसे आए? अब 5 साल कर दिया, अब 5 साल की हिस्ट्री, अब 5 साल के बाद 5 साल तो ये चीज होगी, अब जब आपकी ओसी होगी तो आपको वहां पे 25 साल की लीज दी जाएगी, लीज दी जाएगी। अब लीजी आप बनोगे तो मालिक कैसे बनोगे? तो सरकार ने गलत किया है, लोगों को बेवकूफ बनाया, कानून इनका अलग बोल रहा है और ये बात करते अलग, समझ लीजिए। लेकिन चलो ठीक है, जो भी हो, तो सरकार ये कहती है कि डेवलपमेंट करना है तो भाई हम भी सरकार के साथ चलेंगे ना, डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? एक साफ सुथरा कांच जैसा ऐसा लफ्ज पूरा दिखना चाहिए डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, हर एक व्यक्ति को पता चाहिए डेवलपमेंट कहां तक पहुंच रहा है, हर एक सभासद को मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा घर कैसा है। ये कब होगा? जब आपके अंदर यूनिटी रहेगी, तो आप लोग यूनिटी करिए, अपनी सोसाइटी उसको मजबूत कीजिए, ताकि तीसरा बंदा, अभी बहुत सारी चीजें होती, मैं बताता हूं, बहुत सारी चीजें होती कि भाई हमारे एक दूसरे घर के बाजू से पटती नहीं है, ठीक है, छोटे मोटे झगड़े हैं, मनमुटाव है, ठीक है ना, बाद में सोसाइटी में आने में लड़ते रहेंगे, लेकिन तीसरा बंदा है ना तो एक हो जाओ, तीसरा बंदा है तो एक हो जाओ, और बाद में मिलेगा फिर हम ज्यादा करते लड़ना क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके बिना तो खाना हजम नहीं होगा, तो मैरिज का ही है। और मुस्लिम लेडीज में भी ज्यादा होता है, और लेडीज को हर दूसरे घर में एक दो लेडीज से नाराज होगी, तो भी पता चलता है आप इस दो लेडीज से नाराज होगी, इनसे बात चालू होगी, तो होते रहता है। तो उसको ध्यान में नहीं रखने का, सिर्फ एक हो जाओ, ये समझ लो कि तीसरा व्यक्ति है, तीसरे के सामने हम एक है। हेलो भाई, बजाने पहले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे तो भाई चाहिए चला इधर बस है भाई, गुजराती में भी तो काय मांगे तो मीटिंग हो भाई, ऐसा है, ऐसे काट काट के समझो साल भर निकल गया तो कोई नया काम ना गया। अभी तो लीडर 300 में ये सिस्टम हम भी चल रहे, वो भी चल रहे, बाकी के लोग भी चल रहे, कायदा काम भी चल रहा, ऐसे बोलते सब तो अपना मीटिंग करते बोलते कोई नया आ गया कायदा जो सीआर बोलते उसको, तभी बिल्डर क्या करेंगे और सोसाइटी क्या करेंगे। एरिया के बारे में बात करनी है, एरिया का बात अभी सुनिए, मैं आपको ये चीज आपको बता देता हूँ। एक सर एक जो भी आपका कंसल्ट होता है उसमें कॉलम रहता है कि जब जब सरकार के रूल चेंज हो गए ना तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, आगे समझ में। अब उसके नियम कैसे दिए जाए तो वो भी बताता हूं मैं। नियम ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ है, आपका प्रोजेक्ट प्लिंथ लेवल पे है, प्लिंथ का मतलब क्या होता है कि जैसे ये बॉक्स हो गया, इसके ऊपर की जो सतह है ये प्लिंथ हो गई, नहीं तो लोगों को लगा जमीन का नहीं, जैसे भी बेसमेंट बना रहे तो बेसमेंट के ऊपर की जो पहली सतह आती है उसको प्लिंथ बोला जाता है। अगर प्लिंथ लेवल तक काम नहीं हुआ है तो आपको आने वाली नई स्कीम में
डाला जाएगा, और अगर उसके ऊपर जब चला गया तो फिर आपको पुरानी स्कीम में रखना पड़ेगा। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी ये देखिए खड़ा है, उसके ऊपर बिल है। अब इस बिल के ऊपर आपका जो 300 एरिया है उसके आधार पर उसको बिल्स डालने पड़ते हैं, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए रूल उसमें लिखा रहता है कि जिसका प्लेट एरिया कंप्लीट हो चुका है उसके लिए स्कीम लागू नहीं होगी। हमारे यहां वही किया था। जीआर आने के बाद भी तो सीधे बना रहे हैं। अब भी जाके मैं लड़ाई लड़ा तब जाके 300 की है। अभी बोल रहा है ठाकुर मैं बदली कैसे करूं? बोला मेरा काम थोड़ा बनाने का काम आपका है, 300 याद करूंगा मैं। मेरा घर हम मिलेगा, टेस्ट करेंगे, मेरे बच्चों को 30 पर भी ज्यादा मिलेगा ना, मैं क्यों छोड़ू? अब एक बात बोलना चाहते थे कि साल भर ऐसे मीटिंग चलते रहेगी, हमारी मुलाकात होते रहेगी, आपका विचार हमारा विचार मिलते रहेगी। ऐसे करते करते साल भर निकल गया तो नया जीआर आ गया, फिर बिल्डर को कबूल करना पड़ेगा। सरकार ने ठीक दिया तो बिल्डर देगा। अगर मैंने बता दिया ना, अगर उसका काम नहीं आया प्लेट टेबल तक तो आपका जो भी नया प्लान है वो अमेंडमेंट ही नहीं होगा। कभी क्या बोलते हैं आपका सिग्नेचर हो गया, अब आपको इतना नहीं, उसमें कॉलम रहते हैं। 225 में जो गया था स्टार्टिंग 225 चालू हुआ, वो एसआईडी थी ना सर। हाँ वो एसआईडी थी, वो इस्लाम रिडेवलपमेंट स्कीम थी। एक साल पहले चालू हुआ 225 से 1997 में। उसके अंदर भी कॉलम था कि कभी अगर इस योजना चेंज होती सरकार की तो उसके अंदर ये नियम लागू होंगे। और जब 269 हुआ तो बहुत सारों के घर अपने 269 कन्वर्ट हो गए। उसके लिए क्यों दिया गया मैं बताता हूँ सर। इसके प्रॉब्लम्स क्या है? अभी लोगों के दिमाग में आएगा यार 200-300 का एरिया का स्कीम आ गई, हमको 269 का एग्रीमेंट करवाया है तो बिल्डर 300 का क्यों नहीं करवा रहा है? तो सर वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर्स लगते हैं, दाखिल लगती है, पेपर्स लगते हैं, नोटरी लगती है। समझो 500 लोगों का है तो बस बिल्डर ने खर्चा किया, फिर से ऑफर खर्चा करे। इसके लिए उसने प्रोविजन दिया है कि नहीं आपको खाली प्लान अमेंडमेंट करना है, बाकी आपका ऑटोमेटिकली वो करोड़ मिलेगा उसके अंदर उस एरिया में, क्योंकि वो सोच के बनाया गया ना। अभी देखिए सबको पता होगा पहले रीडेवलपमेंट में कितनी प्रॉब्लम, रीडेवलप की जो बिल्डिंग होती थी कितनी प्रॉब्लम होती थी। उसके अंदर जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता था ना टेनेंट के साथ में, तो डेवलपर क्या बोलता था भाई इसका स्टैम्प ड्यूटी मैं नहीं दूंगा, तो फिर बात क्योंकि आधा भरो आधा मैं भरता हूँ। अभी सरकार ने बोला भाई एक काम करो 100 रुपया करो, अब बिल्डर खुशी से भरेगा भाई, क्योंकि उसमें तकलीफ होती थी। अभी आपका घर है, आप बोलोगे स्टैम्प ड्यूटी 2 लाख में लाख रुपए क्यों दो? अरे हो सकता है आपके पास है ही नहीं, तो इसके लिए तो मैटर गवर्नमेंट नहीं, इसके लिए देरी नहीं होनी चाहिए तो 100 रुपए कर दो। तो सरकार वहां पे चीज देती है और सहूलियत भी देती है, तो कुछ मामलों में नहीं दे रही है, उसकी भी लड़ाई चालू है। जहां पे उसने कुछ नए जीआर है जो जल्दीबाजी में निकाला गया है लेकिन उसका नुकसान उन्होंने देखा नहीं है। जैसे मैंने बताया सफल कुमार में अब पात्रता हो चुकी है 2018 से लेकर 2023 तक, तो उनको घर मिलना चाहिए। अब उसका कारण क्या है? अभी देखिए वकील साहब बैठे, वकील साहब मैं आपसे पूछता हूं अभी 2018 में जीआर है सर एक मिनट, 2018 में जीआर है, अब 2019 में मेरी पात्रता हो गई बराबर है, अब 2020 में मेरे को अलॉटमेंट हो गया कमर्शियल में, तब तो सरकार लेने नहीं आती थी ना। अब 2023 में कैंसिल कर दिया है, अब जिसकी पात्रता हो गई उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो देना ही चाहिए बराबर है। अब यहां पे सरकार का फंडा देखिए कैसा है। सरकार एलओआई में लिखा गया है, एलओआई में लिखा गया है क्या कि कंपनी अथॉरिटी जो भी पात्रता करेगा वो उसको घर देने के लिए बाध्य है, उसको उसका घर उसका बिल देना पड़ेगा। और यहां सरकार बोलती मत दो करके, मतलब डबल कानून बन जाते हैं। अब ये प्रॉपर्टी कार्ड हमारे प्रॉपर्टी टैक्स हमारे सोसाइटी का जो है या उसका ट्रेनिंग है, तो ऐसा बोलने में आता है कि चला जाएगा, जीवन जाएगा, नीलाम हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को बताओ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो भी प्रॉपर्टी सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टी टैक्स जिसको बोलते एनए,
एनी प्रॉपर्टी का टैक्स भरता है मालिक, जो जमीन का मालिक है। और समझो आपके यहाँ पे कोई चाल मालिक है या नहीं पता नहीं, है ना। तो कहीं जो चाल मालिक होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर ऑनर होते हैं, जिसको इमला मालिक बोलते हैं, वो एसेसमेंट टैक्स भरते हैं, बराबर है। ऐसे तो रूल से देखा जाए तो मेरा तो 1+1 है, तो मुझे एक्सट्रैक्ट भी भरना चाहिए। एक्सट्रैक्ट होता है सर, एक्सट्रैक्ट भी भरना चाहिए, लोग भरते क्या, इसकी वो प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके अंदर देखिए, मैंने आपको चीज बताया, एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। ये जो झोपड़पट्टी है, ये आज सरकार इसको गंदी बस्ती बोलती है, मलिन बस्ती बोलती है, गलिच्छ बस्ती बोलती है, क्योंकि इस्लाम का नाम आप टाइप करोगे तो वही आएगा, गंदी बस्ती, बराबर है। आज ये सरकार की नजर में क्यों है, ये डेवलपर की नजर में क्यों? आज से 20-25 साल पहले, 95 के पहले झोपड़पट्टी को कोई पूछता ही नहीं था। तो आज की उत्तर पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ झोपड़पट्टी को टारगेट किया जा रहा है। अब क्या जानते हो उसका? नहीं, आप सुनिए 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 सुनिए, बात वो नहीं है, नहीं बात वो नहीं है, देखिए नहीं बात वो नहीं है। हम सुनिए, टैक्स तो देखिए, टैक्स अगर आपको कंपलसरी किया तो आपको भरना ही पड़ेगा, बराबर है, वो बात नहीं। बात यहाँ पे कि पहले हमारे यहाँ पे 2 सोसाइटियां थी, एक बड़े लोगों की सोसाइटी थी, एक हमारे जैसे गरीबों की। तो बड़े लोग रहते थे ना, पीछे रहते थे, वो फ्रंट में नहीं आते थे, क्योंकि उनको डर रहता था, उनके पैसे रहते थे, चोरी हो जाएगी, इसके लिए बैक साइड में रहते थे। और जो गरीब हमारे जैसे आगे रहते थे, झोपड़पट्टी चाली जो पुराने घर थे उसमें बैठ के, इसका इतिहास आपको देखना, राजाओं का भी देख लो। राजाओं का महल के बाद उनकी प्रजा रहती थी कि राजा सेफ रहे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो बड़े लोग थे उनकी प्रॉपर्टी ऐसी रहेगी, उसके अंदर कोई हलचल नहीं हुई, ना उनके भाव बढ़े। लेकिन झोपड़पट्टी में हमने क्या किया, उद्योग व्यापार व्याप्त चालू कर दिया, हमने उद्योग व्यापार चालू कर दिया। अब इनके नजर में गई भाई ये तो प्रॉपर्टी हीरा हो गई है, क्योंकि फ्रंटेज है। आप मुझे बताइए, यहां से चर्चगेट तो छोटी हाई प्रोफाइल हो गया अभी, ये बाकी जो आप दादर से लेके आप ये साइड में चले गए दहीसर तक, आपको स्टेशन के आगे वगैरह सब झोपड़पट्टी मिलेगी, बिल्डिंग कम मिलेगी। सर मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। समझो अभी हमारी फैमिली बड़ी है, अब ये 300 स्क्वायर फुट देंगे, समझो चलते 300 का लेके चलते, तो क्या है कि अभी हमको और एक्स्ट्रा को लेना है, तो कौन सी उसके ऊपर राउंड फिगर के ऊपर बिल्डर हमको नया फ्लैट देगा? ये रेसिडेंशियल में तो उन्होंने नहीं निकाला है, ये सर्कुलर 70 में कॉमर्शियल के लिए निकाला है। वो भी कॉमर्शियल के लिए इससे निकाला है कि भाई किसी का दुकान बड़ी है, 400-500 स्क्वायर फीट है, तो उसको 250 मिलेगा, तो 250 में वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए उन्होंने निकाला है कि रेडी डेकर रेट से है, उस रेडी डेकर रेट से वो जितना एरिया चाहिए उतना देगा, वो खाली कॉमर्शियल के लिए दिया है, ऐसा इनको तो फ्लैट नहीं काटना है, फ्लैट को नहीं दिया। अभी के सामने 1+1 1+2 1+3 करके अपने फैमिली को कवर कर रहे हैं। समझो मेरे 3 बेटे तो 1+3 कर दिया, तो तीनों बेटे लाइन में आ गए। समझो अभी तो 300 स्क्वायर फुट किया, छोटा सा बेडरूम और किचन देंगे, उसमें मेरे 3 बेटे तो आएंगे नहीं, तो किसी को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है हम सोचते चलो बाजू में बिल्डर अच्छा बिल्डिंग बनाया है, यहाँ पे खरीदी कर ले, तो क्या भाव से बिल्डर आपको वो आपको अलग से मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू जो बिल्डर का है उसी रेट से खरीदना पड़ेगा, वो भी सेलेबल में, क्योंकि रिहैब में आपको नहीं मिलेगा। उसका कारण मैंने बता दिया, रिहैब के अंदर जब भी फ्लैट्स बनते हैं, जो 300 का एरिया है तो उसके हिसाब से पिलर्स डाले जाते हैं। 1-2 फ्लैट के लिए पिलर्स नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और दुकानें मोस्टली ग्राउंड में रहती है, इसके लिए उनको एरिया बढ़ा के दे देते हैं, और ज्यादातर वो अगर बड़ा एरिया तो उनको सेलेबल में कर दे देंगे। तो ये चीज होती है। रिहैब के लिए जो अपना रेसिडेंशियल है उसके लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब दूसरी चीज क्या हो गई कि हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, हम एक नहीं 4 फ्लोर भी बना ले, लेकिन हम नीचे वाले एरिया के लिए तो ऊपर वाले क्या करेंगे। मुझे याद आया आपकी बात से एक वाकया, आज करीब 10 साल पहले की बात है। मुझे वार्ड ऑफिसर ने फोन किया, तो बोले ठाकुर क्या कर रहे हो? बोले सर बस यही निकलने की सोचा था बांद्रा। सर आइए ना चाय पीते। मैं पहुंचा,
तो उस समय के वार्ड ऑफिसर थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं वहां पूछा तो पहले तो चाय भी दवाया, फिर बोले कि सर आपका घर इलीगल है क्या? मेरे को झटका लगा, बोला आज कौन सी बात करे? बोला इलीगल मेरा ना, बोला हाँ इलीगल है। बोले क्या प्रॉब्लम क्या है? बिल्डर ने आपके बिल्डर ने कंप्लेंट किया है, आपके बिल्डर ने यहाँ की नगर सेविका के थ्रू कंप्लेंट करवाया ना, सर इलीगल है ना। तो बोले मैं क्या करूं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? काम आपको करना है, आप करिए ना, मैं क्या बता सकता हूँ, अधिकारी आप है। तो बोलते आपका डॉक्यूमेंट कब का है? वो डॉक्यूमेंट 1923 का है। डॉक्यूमेंट बोलते यार आप बोलते मेरा घर पत्र है। तो मैंने सर आप वार्ड ऑफिसर हो, मुझे बताओ मुंबई में कौन सी झोपड़पट्टी लीगल है बताओ। तो फिर बोले यार सॉरी मुझे नहीं होता, ठाकुर से बात करो। झोपड़पट्टी लीगल वो चीज होती है जो प्लान से बनती है, जिसको डीएमसी अप्रूव करती है, वो लीगल होती है, अंदर सब इलीगल है। हाँ बोले ना। समझो ये सारे वाले तो सब होते थे, और जो बाकी का सेल वाले जो उसका हमको हमें इधर ही देने वाले हैं, मुझे ही चाहिए समझो एक्स्ट्रा है, तो वो कौन से रेंट के ऊपर मुझे देगा? 20,000 का भाव लगाएगा, 15 का लगाएगा, 25 का लगाएगा, 35 का। वो तो देखिए बिल्डर का है, बिल्डर उसको 50,000 भी मांग सकता है, 10,000 भी ले सकता है, उसका जो भी मार्केट वैल्यू वही सेट। ऐसा मतलब मैं पूछना है कि हाँ। एसआरडी को ऐसा कायदा रखा नहीं है नहीं नहीं या कोई सरकार ने कायदा रखा है? खाली कॉमर्शियल वालों को छोड़ के नहीं रखा है कि कॉमर्शियल वालों को क्या होता है, मैं अभी आपको बात नहीं समझ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े शोरूम्स रहते हैं, उनका नुकसान होता है कि 250 में शोरूम नहीं चला सकते, इसके लिए उनको बोला है कि मार्केट वैल्यू जो भी है उसके देखिए आप ले सकते हो। घर वालों को लिखा है, घर वालों को क्या बोला है कि नहीं आपका 300 एरिया, पहले वो भी 269 था, ये 269 300 कैसे हुआ पता है आप लोगों को? देखिए वो 320 भी दे रहे हैं, 305 भी दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है 300 का जो आंकड़ा है ना उनको समझ में 27.88, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्डर क्या करता है, अब उस हिसाब से बिल्डिंग उसको एडजस्ट नहीं होती है, तो थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन 300 से कम नहीं होता है। हाँ अभी मुझे बताइए कि ये 300 बनाने का कारण क्या है? क्यों सरकार ने बोला 300 बनाओ? पता है आप लोगों को? नहीं, प्रॉब्लम क्या हो गया, 269 का एरिया था, अब अचानक में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि भाई ये सारे को हम प्रधानमंत्री आवास योजना में ले लिया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 300 का घर है, क्योंकि वहां पे नेशनल बिल्डिंग वाला बायलॉट लग रहा है, तो भैया प्रधानमंत्री आवास योजना तो 269 क्यों हो? और मुद्दा उठना चालू हुआ, तब जाके 300 की है। मेरे को समझ में अपना फ्लैट तैयार हो गया, 300 फुट का तैयार हो गया, और समझो मुझे क्या होता है कि भाई मुझे छोटा लग रहा है, मतलब कभी कभी देखने में कोई किचन बड़ा करता है, कोई बेडरूम करता है, कोई हॉल किचन ऐसा बड़ा करता है, तो समझो फ्लैट को कैसे उसको करेंगे? देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि आपकी सोसाइटी में जो भी प्लान अप्रूव होगा सोसाइटी को बिल्डर को देना ही पड़ेगा, बराबर है? वो प्लान के अंदर में जो भी घर बनाए जाते हैं उसके अंदर सबका मेजरमेंट लिखा होता है घर के अंदर। दूसरी चीज क्या होता है कि अगर समझो सोसाइटी और आपके अंदर यूनिटी नहीं है तो बिल्डर क्या बोलेगा, देखो ये इतना स्क्वायर फीट उतना स्क्वायर फीट कितना होगा टोटल 300 हो गया ना, क्लियर? ऐसा नहीं होता है। कारपेट का मतलब दीवार छोड़ के, अंदर बेडरूम की दीवार है उसको भी छोड़ के, बाथरूम की दीवार है उसको भी छोड़ के, अंदर जितना एरिया आता है वो प्लान में मेंशन होता है, उसको आप मेजरमेंट करने के तो आपका 300 आ जाएगा। इसलिए मैं बताया प्लान की कॉपी लीजिए, प्लान की कॉपी में कोई भी एक घर आपको जरूरी नहीं कि आपका फ्लैट देखना है, क्योंकि सब एक ही तरह बनेगा, उसमें कोई भी एक घर का आपका जो भी मेजरमेंट है, बाथरूम का, टॉयलेट का, किचन का, बेडरूम का, हॉल का, ये सबका माप के कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कितना स्क्वायर फीट आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो दीवार है ना, दीवार नहीं ली जाती है, दीवार छोड़ के रखती है। नहीं कारपेट हाँ वो बिल्डअप हो गया, क्योंकि दीवार अगर लोगे तो आपका बिल्डअप हो गया वो चीज है।
कब्जा किया हो। थोड़ा आगे है सब, आवाज नहीं आ रही। माइक सामने है। हाँ कोई चौकीदार है जहाँ पे लाइट पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है, मतलब कोई ओपन स्पेस है, और एक चौकीदार ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे ओपन स्पेस है, वो उनके अधिकार है, तो उसका बेनिफिट उस चौकीदार को मिलेगा या नहीं? नहीं, ऐसा में जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है घर के, घर के अलावा अगर आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आप मालिक हो तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं। उसमें देखो क्राइटेरिया दो, एक मालिक और दूसरा लीजी, ये दोनों का एनओसी होता है, अदरवाइज किसी का इवन 4 मालिक तक को राइट्स नहीं दिया है सारे में। ओपन स्पेस का